गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में सल्तनत कालीन भारत के प्रमुख स्रोतों का अध्ययन किया था, जो हमारे सिलेबस के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट टॉपिक था। आज हम इसी क्रम में फर्स्ट पेपर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। The Sultanate Consolidation and Expansion, including कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन, अर्थात सल्तनत का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के संदर्भ। आज हम इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो आपने फर्स्ट ईयर में मोहम्मद गौरी के बारे में अध्ययन किया है। वही मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा। मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध में हार गया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी रहा। उसकी विजय के पश्चात उत्तर भारत के अधिकांश प्रदेशों में तुर्कों के पैर जमने लगे, अर्थात उत्तर भारत का अधिकांश भाग मोहम्मद गौरी जीत चुका था। भारत से लौटते वक्त मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार बना दिया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे मोहम्मद गौरी ने एक दास के रूप में खरीदा था और ये अपनी योग्यता और कुशलता के बल पर मोहम्मद गौरी का कृपा पात्र बन गया। ये भारतीय अभियानों में, मोहम्मद गौरी के भारतीय अभियानों में उसके साथ रहा और उसे विजयी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने भारतीय प्रदेशों का सूबेदार या प्रतिनिधि बना दिया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधि था, जिसका शासनकाल भारत में 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा। इसे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कहा जाता है तथा यही दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्क शासक था। (1206) में ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो ऐबक के समक्ष बहुत सारी कठिनाइयां थी, जिनका उसे सामना करना पड़ा। पहली समस्या तुर्क अमीरों की थी। वो तुर्क अमीर जो कुतुबुद्दीन ऐबक को आसानी से अपना शासक स्वीकार करना नहीं चाहते थे, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास वंश से संबंधित था। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या कुतुबुद्दीन ऐबक के समक्ष अपनी दिल्ली सल्तनत को की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित बनाने की थी, कि कैसे वो अपनी दिल्ली सल्तनत की उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करे। तीसरी समस्या उसके समक्ष हिंदू सामंतों की बढ़ती हुई शक्ति
का दमन करने की थी और अपने दिल्ली सल्तनत में शांति और व्यवस्था स्थापित करने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने उदार व्यवहार और कूटनीति से तुर्क अमीरों का सहयोग हासिल करने का प्रयास किया और उसे काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली। उसने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश नाम के साहसी एवं युवा सेनानायक के साथ किया, जो आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी बना। तो ये इल्तुतमिश बहुत दूरदर्शी था और कूटनीतिज्ञ था, लेकिन जब वो शासक बना तो उसने सुल्तान की नहीं बल्कि मलिक और सिपहसालार की उपाधि धारण की, शायद इसलिए कि वो दास वंश से संबंधित था। तो उसमें इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो एकाएक सुल्तान की उपाधि धारण करे। वह वीर और उदार शासक था और अपनी असीम उदारता के लिए उसे इतिहास में लाख बख्श कहा जाता है। उसे भारत में मुस्लिम राज्य को स्थापित करने वाला माना जाता है। उसने अपने इस मुस्लिम राज्य को स्वतंत्र राज्य बनाकर मध्य एशिया की राजनीति से पृथक करने का बड़ा काम किया और काफी हद तक वो इसमें सफल रहा। वह एक योग्य और पराक्रमी शासक था। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, जो भारत में पहली इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है, एवं उसने अजमेर के निकट 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इसके अलावा उसने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इसके अलावा उसने हसन निजामी और फखरुद्दीन जैसे विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। (1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे मात्र 4 साल का समय शासन करने के लिए मिला। इन 4 सालों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, जिसे हम दिल्ली सल्तनत कहते हैं, उसकी स्थापना की। ये उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो दिल्ली सल्तनत को अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था तो नहीं दे पाया, लेकिन दिल्ली सल्तनत को उसने स्थापित किया, जिस पर आगे चलकर बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक जैसे शासकों ने शासन किया और ये दिल्ली सल्तनत 1526 तक कायम रही। तो ये उसका सबसे बड़ा योगदान था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।